प्यार जो है, जो वास्तव में कुछ देखता नहीं है, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली शहर का। एक लड़का जिसका कि नाम मंजय है, वो पढ़ाई करता है, 10वां का एग्ज़ाम देता है। 10वां एग्ज़ाम देने के बाद इंटर में एडमिशन लेता है। घर का जो स्थिति है एक नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं है, बस नॉर्मल स्थिति है। चूँकि इससे एक बड़ी बहन है जो कि उसका उम्र बिल्कुल शादी का उम्र हो गया है। या तो शादी होगा या तो ये पढ़ेगा। इसके पास कोई ख़ास ज़मीन भी नहीं है कि ज़मीन बेच के शादी किया जाए। मंजय का मन होता है पढ़ने का, मंजय के पिता का भी मन होता है कि हम अपने बेटे को पढ़ाएं। बच्ची की शादी भी करनी थी। इसीलिए एक दिन जो मंजय के जो पिता है वो बहुत रो रहे होते हैं, क्योंकि मंजय पैसा मांगा था और पैसा मांगा था कि इसको कॉलेज में जमा करना था, पैसा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाना था। तो वो रो रहे होते हैं। तो मंजय इस बात को समझने की कोशिश करता है कि आखिर मैटर क्या है। खुद के जो आर्थिक स्थिति है उस पर पूरा गौर करता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना काम अभी करना बाकी है। फिर क्या होता है कि ये निर्णय ले लेता है कि नहीं, सबसे मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार को सही दिशा में ले जाऊँ। वो क्या करता है कि इतना सुना था कि लोग दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ काम करते हैं तो बहुत पैसा वहाँ से मिलता है, ऐसा ये सुना करता था। ये भी जाता है, पटना जाता है और फिर ट्रेन पकड़ लेता है, दिल्ली चला जाता है। जब ये दिल्ली चला जाता है तो लेबर चौक होता है। लेबर चौक का मतलब होता है कि भाई आप वहाँ खड़े रहिए, जिसको भी काम की आवश्यकता होगा, जो भी काम कराने वाले जो ठेकेदार होते हैं उनके पास जितने लेबर या जितने मिस्त्री की आवश्यकता होती है तो वो वहाँ से उठा लेते हैं। कभी कभी उनका चार्ज ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। कि नॉर्मल अगर 400 रुपया चल रहा है तो या तो 500 भी हो जाएगा, 300 भी हो जाएगा। अगर लेबर ज़्यादा है तो 300 में ले जाएगा, अगर लेबर कम है और डिमांड ज़्यादा है तो फिर रेट बढ़ भी जाता है। तो होता क्या है कि वहीं जाके खड़ा हो जाता है। जब वहाँ खड़ा होता है तो फिर शरीर से भी हटा कटा नहीं था। एक जो पत्थर का काम होता है, जो घर में जो टाइल्स पत्थर लगाया जाता है, उसके जो ठेकेदार है वहाँ आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या काम करोगे। तो ये कहते हैं कि हाँ, कुछ करना आता है, अभी तक किए हो। ये कहता है कि मैं आज ही ट्रेन से यहाँ उतरा हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो। पैसा तय किया जाता है कि 400 रुपये का रोज़ दिया जाएगा। ज़्यादा इसका एज नहीं था, बस मैट्रिक पास करके और इंटर में गया ही था। वो 16 साल इसका एज था, मुझे 16-17 साल इसका एज था, ज़्यादा एज था नहीं इसका। ये जाता है और पत्थर का काम करने लगता है। वो काम एक सेठ का हो रहा था। तो जो सेठ जी थे वो हर रोज़ देखने आते थे, और देखने आते थे तो अपनी फैमिली के साथ देखने आते थे। उनका डेली का रूटीन था कि घर में पत्थर का काम हो रहा है, क्योंकि जो टाइल्स पत्थर का काम होता है फिनिशिंग काम होता है, सबसे अंतिम में ये काम होता है लगभग। तो सभी लोग आते हैं और बताते थे कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, यहाँ ये चीज़ चाहिए, वहाँ ये चीज़ चाहिए। तो पूरी फैमिली के साथ आते थे और घंटा 2 घंटा वहाँ वो रुकते थे। जो मंजय है ये वहाँ काम कर रहा होता है, बड़ा लगन से काम करता है, किसी प्रकार से इसके अंदर में छल कपट नहीं रहता है। जो इसको काम कहा जाता है वो काम करता है। जैसे ही वो आता था तो उसके लिए कुर्सी साफ़ करना, कुर्सी साफ़ करके लगा देना ताकि वो बैठ के देखे काम। ये पूरा एक आज्ञाकारी के रूप में काम कर रहा होता है। ये समझता है कि भाई हमारे मालिक हैं, 2 रुपया अगर हमको मिल रहा है तो इन्हीं की वजह से मिल रहा है। और चूँकि काम लंबा चलना था, पत्थर का काम था, 2-3 महीने का काम था, उसमें लंबा काम चलना था उसमें। वो जो सेठ जी हैं वो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेके आते थे, और उनकी जो बेटी है 9th क्लास में पढ़ती थी, 15-16 साल का उस लड़की का भी एज था, उसको भी लेके आते थे। वो भी वहाँ देखती थी, बैठती थी। इस लड़की का नाम होता है दिव्या। ये दिव्या कुछ और नहीं देख रही थी, बस ये देख रही थी कि कितना छोटा लड़का है, ये काम कर रहा है। जब भी आती है वो उसी को देखती है, जब भी आती है उसी को देखती है।
ये बात कोई लड़का नोटिस नहीं करता है, बिल्कुल नोटिस नहीं करता है, क्योंकि ये सोच ही नहीं पा रहा था कि इसको कोई देख भी रहा है, और देखती भी है तो इसको लगता है कि मेरा काम देख रहा है, मैं जो वो जो पत्थर ला के रख रहा हूँ ऐसे ही सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सीख भी रहा था लड़का। 1 से 2 महीना जब काम होता है तो लड़का बहुत ज़्यादा ट्रेन हो गया था। जो मिस्त्री का जो कुछ काम था वो करने लगा था। वो सेठ जी भी देखे थे और सेठ जी भी कहते कि लड़का बहुत होनहार है, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। सेठ जी भी इस पर बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि अब सेठ जी का जो घर था उसमें एक फंक्शन था तो घर को सेट करना था। तो वो सोचते हैं कि आखिर एक लड़की को रखना है सेट करने के लिए, घर को 2-3 दिन का काम है, वहाँ साफ़ सफाई करना है बढ़िया से। तो सोचते थे कि कोई ऐसा लड़का को रखा जाए जो विश्वासी हो, क्योंकि जिस ठेकेदार में जो लड़का था मंजय काम कर रहा था, उस ठेकेदार का और सेठ जी का बहुत आपसी में अच्छा संबंध था। तो सेठ आता है और फिर ठेकेदार से कहता है कि ये लड़का ऐसे है कैसा, मतलब तुम्हारी जानकारी का है, तुम्हारे अपना आदमी है या कैसा लड़का है। ठेकेदार कहता है कि सर लड़का को मैं ऐसे पीछे से नहीं जानता हूँ कि लड़का कहाँ का है, मैं जानता हूँ कि मेरे इधर का ही लड़का है, बिहार का ही है, लेकिन ये नहीं जानता हूँ कि इसका घर कहाँ है, ये सब नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये लड़का रहा है और लगातार रह रहा है। एक बार जब आया है तो मैं इसको अपने साथ ही रखा हूँ, और फिर लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनती है और स्वभावशील भी है और ईमानदार भी है साथ में। तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे 2-3 दिन के लिए लड़के का काम था। तो ठेकेदार कहता है कि ठीक है, आप इसको ले जाइए। फिर उसको विशेष रूप से मेरे ठेकेदार है जो मंजय को समझा देता है कि सेठ जी तुमको ले जा रहे हैं घर पे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सब अपने लोग हैं और अपने के साथ अपने जैसा रहना चाहिए। सब चीज़ ठीक था, लेकिन ये ठेकेदार था वो देखता है कि एक बार समझा देते हैं इसको, ताकि इसके मन में भी कोई अगर बात आए उस प्रकार का, वहाँ सेठ जी के घर आ रहा है, कुछ चीज़ नया चीज़ देखेगा वहाँ, तो कहीं इसके मन में और कुछ बात ना आ जाए, लोभ कहीं ना आ जाए कि कोई चीज़ पर हाथ ना मार दे। विश्वास था लेकिन फिर भी अपने तरीके से कह देना उचित समझता था। मंजय वहाँ जाता है। जब वहाँ मंजय जाता है तो वो जो दिव्या थी उसके घर में मंजय जा चुका था। दिव्या थी छोटी उम्र की। जैसे ही वो मंजय वहाँ जाता है तो दिव्या जो अपनी सहेली को ये बात बता चुकी थी कि तुम्हारे जो जीजा हैं हमारे घर पे आ गए हैं, मतलब मन ही मन आपस में उधर जो वो पढ़ने जाती थी तो वे कहती थी कि एक लड़का काम करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है, पता नहीं उसको मैं जाती हूँ तो देखती रहती हूँ। और सभी लोग लड़कियाँ जो सिनेमा देखती हैं तो इतना कह देती हैं कि मुझे लगता है कि उसे लगाव हो गया, मुझे लगता है उसे प्रेम हो गया है। तो सभी मजाक भी करते हैं और इस बात पे विचार भी करते हैं। आखिर 15-16 साल की लड़की, एक पहला लड़की का प्यार था। अब क्या होता है कि बिना मतलब कि लड़का कुछ काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि जो दिव्या है वो पानी लेके आ रही है, खाना लेके आ रही है, कुछ भी खा रही होती है, कहते कि तुम भी खा लो। अब थोड़ा मोड़ा ये कुछ गौर करने लगा था। 3 दिन रहना था। एक दिन प्रथम दिन इसको गौर नहीं होता है, लेकिन सेकेंड दिन इसको थोड़ा सा गौर होता है कि शायद ये मुझे ज़्यादा ही कुछ मेरा केयर कर रही है। वो भी तो ऐसा नहीं था कि वो अलग से आया हुआ लड़का था, वो भी इसी दुनिया का लड़का था। उसको भी ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद लड़की मुझे लाइक कर रही है, क्योंकि जब ये कुछ कर रहा होता है, साफ सुथरा कर रहा होता है, तो लड़की बिना मतलब कि इसका मदद करने चली आती है। जो काम ये अकेले भी कर सकता था उसमें भी वो सहायता देने के लिए चली आती है। पानी पूछना, ठंडा पिलाना, कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है वो ला के देना। रात में वो लड़का जो है जो साइड में सोता था, एक कमरा था उसमें वो सोता था, तो फिर समय समय पर चाय देना, रात में दूध पहुंचा देना। सेठ जी तो इसको ले गए थे कि 3-4 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन चूँकि काम बहुत ज़्यादा था उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। काम लगभग 1 सप्ताह का था। ठेकेदार को कह देते हैं कि 1 सप्ताह लगेगा, अभी उसको वहाँ रहने दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है। इसका जो दिहाड़ी होता था, वहाँ जो काम करता था उतना पैसा इसको मिल जाता था यहाँ से भी। अब क्या होता है कि एक दिन जो दिव्या की सहेली है वो आती है। उसको इतना पता नहीं था कि दोनों के बीच में कुछ हुआ है, मतलब दोनों प्यार जो हुआ उसको इजहार किए कि नहीं किए। अब क्या होता है कि
उसकी सहेली जाती है और कहती है कि जीजा जी पानी पी लीजिए। जैसे ही अब ये बात ये सुनता है, अब इसका मतलब शारीरिक स्थिति गड़बड़ाने लगता है। सोचता है कि भाई कोई सुन न ले, डर लगने लगता है, क्योंकि इसको तब तक एहसास हो गया कि लड़की के मन में कुछ है। थोड़ा सा वो असहज फील करने लगता है, जो मंजे है असहज फील करने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। हंसा नहीं था तो इसकी जो सहेली है, इसको भी एहसास हुआ कि शायद मैं जो उसको बोली वो मंजे को अच्छा लगा नहीं। तो दिव्या के पास वो जाती है और कहती है कि यार तुम्हारा मैटर कहाँ तक बढ़ा है। तो वो दिव्या कहती है कि यार मैटर कुछ भी नहीं बढ़ा है, अंदर अंदर ही है। तो ये कहती है कि क्या उसको पता है या नहीं। तो दिव्या कहती है कि ये मुझे नहीं पता है कि उसको पता है या नहीं, लेकिन इतना मैं समझती हूँ कि इतना भी अनजान नहीं होगा, इस चीज़ को समझता ज़रूर होगा वो। तो फिर इसकी सहेली कहती है कि नहीं नहीं, क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करती है कि दिव्या को छत पर लेके जाती है और फिर मंजे को बुलाती है कि छत पे एक काम है, छत पे चलो। दिव्या अंदर कमरे में है और फिर ये जो मंजे है वो अंदर में जाता है, कुछ साफ़ सफाई उसमें भी करना था। तो जैसे ही उसमें जाता है तो बाहर से जो है गेट को लॉक कर देती है इसकी सहेली। दिव्या अंदर बेड पे बैठी हुई है और फिर मंजे जो है वो अंदर जाता है, तो बाहर से जो दिव्या की सहेली है वो दरवाज़ा को लॉक कर देती है। अब मंजे बेचैन हो जाता है, ये दिव्या को देखता है तो दिव्या अपना सर जो है नीचे की हुई थी। मंजे दरवाज़ा को पीटने लगता है कि खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा खोलो। दिव्या अपना जो सर है वो नीचे ही की हुई थी। मंजे जो है कई बार दिव्या की तरफ देखता है और फिर दरवाज़ा को पीटने लगता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। कुछ समय तक, लगभग 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया होता है और बाहर से जिसकी सहेली है वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलती है। दिव्या को भी अच्छा नहीं लगने लगता है कि जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा था, बेचैन था। ये जो मंजे है इसका जो चेहरा था वो बस रोने रोने जैसा हो गया था कि अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, तमाम तरीके का बात ये बोले जा रहा था। तो दिव्या भी अपने बेड से उठती है और फिर दरवाज़ा को खटखटाती है कि दरवाज़ा खोल दो। तो दिव्या की जो सहेली है बाहर से दरवाज़ा खोल देती है। दिव्या झट से वहाँ से निकल के नीचे चली जाती है और अंदर ही अंदर वो रो रही थी। मंजे जो है जो फिर से अपना काम पर, जिस रूम में वो साफ़ सफाई का काम कर रहा था, वो काम करने लगता है। दिव्या अपने कमरे में जाकर रोई जा रही थी। ऐसे पहले होता था कि जब मंजा काम कर रहा होता था तो दिव्या कोशिश करती थी कि वो उसके इर्द गिर्द रहे, उसके आसपास रहे। कभी पानी ला के देना, कभी ठंडा उंडा जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो ला के देना। ये सब पिछले 2-3 दिन का रूटीन था, 2-3 दिन से ऐसा करती आ रही थी। लेकिन आज क्या होता है कि ये जब घटना घटा उसके बाद से दिव्या पानी लेके तो जाती है लेकिन बगल में रख देती है और चुपचाप दे के चली आती है, सर को नीचे की हुई। क्योंकि इससे पहले मंजर जो है उतना फोकस नहीं किया था, गौर नहीं किया था कि इसके एक्टिविटी को। लेकिन चूँकि जब ये घटना घट गया तो फिर तब से ये गौर करने लगता है कि आखिर इसके मन में बहुत ज़्यादा कुछ बात बसा हुआ है। लेकिन ये कुछ नहीं कहता है, बस पानी अगर वो रख देती है तो वो पी लेता है। मंजा भी कुछ नहीं बोलता है और दिव्या जो है वो भी अपना सर जो है नीचे की हुई काम सभी कर रही थी, जो भी इसको चाहिए था वो दे रही थी, लेकिन अपना जो सर है वो उसका नीचे ही होता है, वो इसके मुख पे ताकती ही नहीं है। कल होकर दिव्या को स्कूल जाना था तो स्कूल जाती है। स्कूल से जब वो घर आती है तो फिर उसकी जो सहेली है उसके साथ ही आती है। उसकी सहेली जब इसके साथ आती है तो दिव्या उसी कमरे में, सबसे ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, रोने लगती है। क्योंकि वो स्कूल में भी बहुत रोई थी। दिव्या की जो सहेली थी वो बहुत समझाई थी लेकिन दिव्या मानने को तैयार नहीं थी। अब क्या होता है कि दिव्या की जो सहेली है ये मंजा के पास आती है और कहती है कि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल से दिव्या ने भोजन तक नहीं किया है, बस पानी पिए जा रही है, खाना नहीं खाया है। मैंने स्कूल में बहुत ज़बरदस्ती किया तो मेरे साथ आधा रोटी खाई है। तो मंजा कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो दिव्या की सहेली कहती है कि तुम क्या कर सकते हो, तुमने जो वैसा रिएक्ट किया क्या तुमने ठीक किया, क्या तुमको वैसा करना चाहिए था। मैंने ऐसे ही तुमको बंद कर दिया था, कोई बात रहा होगा।
तुमको वहाँ शांत से बैठना चाहिए था। मंजा कहता है कि देखिए मुझे भी समझ में ये बात नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अंदर से बहुत डर गया था। क्योंकि हमारे मालिक की बेटी है, मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ, जिनसे हमारा दाना पानी चलता है, भोजन चलता है, उनकी ये बेटी है और उन पर मैं गलत निगाह दूँ, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे मन में भी ये बात था कि ये मुझे फोकस कर रही है, मुझे देख रही है पहले से ही, लेकिन चूँकि मेरे पास उतना हिम्मत नहीं है और मैं हिम्मत जुटा भी नहीं पाया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे उस प्रकार से रिएक्ट वहाँ नहीं करना चाहिए था। तो इसकी सहेली कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर तुमने वैसा किए हो। दिव्या अपने कमरे में अकेली है, जाओ तुम उसको मनाओ, क्योंकि वो खाना नहीं खाई है, भूखी है और रो रही है। मंजय कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। मंजय ऊपर जाता है और फिर लौट के चला आता है और कहता है कि दरवाज़ा जो है अंदर से बंद है। तो इसकी सहेली कहती है कि यार दरवाज़ा बंद नहीं है, दरवाज़ा ऐसे ही सटाया हुआ है, अभी तो मैं ऊपर से आई हूँ, तुम जाओ और दरवाज़ा खोलो। फिर जो मंजय है डरते डरते जाता है और इसके अंदर तो हेजिटेशन पूरा है, जाता है दरवाज़ा को थोड़ा सा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दिव्या जो है पेट के बल लेटी हुई और सिसक रही है। कुछ समय तक ये मंजर जो है देखते रहता है। तो दिव्या को भी ऐसा आभास होता है, क्योंकि दरवाज़ा जब खुला था तो थोड़ा बाहर का जो लाइट था वो अंदर की ओर आया था। तो दिव्या को भी आभास होता है कि शायद कोई दरवाजे पे खड़ा है। तो दिव्या एक बार पलट के देखती है तो देखती है कि कोई और नहीं, वो मंजर है। दिव्या एक बार देखती है और फिर सर को नीचे कर लेती है, फिर रोने लगती है। थोड़ा उसका जो रोने का जो रफ्तार था थोड़ा और तेज़ हो जाता है, लेकिन फिर मंजय को देखने लगती है। मंजय को दिव्या देख रही है, दिव्या को मंजय देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मंजय का हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम आगे बढ़ें, क्या कहें, उसको रो रही है तो कैसे समझाएं, आखिर हम प्रथम शब्द जो बोले क्या बोलें। मंजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो देखे ही जा रहा था। क्योंकि दिव्या बहुत रोई जा रही थी और तेज उसका जो रफ्तार था बढ़ गया था। मंजय करता है कि बगल में ही गिलास रखा हुआ था, उसमें पानी भरता है और फिर दिव्या के सामने में लेकर जाता है और कहता है कि आप पानी पी लीजिए। दिव्या पानी ले नहीं रही होती है, क्योंकि पहले हाथ बढ़ाया था कि पानी पी लीजिए, तो दिव्या हाथ नहीं बढ़ा रही होती है, बस वैसे ही लेटी पड़ी है। बहुत सोचने के बाद और बहुत हिम्मत करके मंजय जो अपना हाथ बढ़ाता है और दिव्या का जो कंधा है उसको पकड़ता है और धीरे धीरे उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इशारा देता है, दिव्या उठ के बैठती है, पानी बढ़ाता है कि पानी पी लीजिए आप, मन आपका थोड़ा शांत होगा। दिव्या बस मंजय को देखी ही जा रही थी, उसके आँख से आंसू बस निकलता ही जा रहा था। सिसकिया बंद हो गया था, लेकिन अंदर से जो रो रही थी वो हपस हपस के जो होता है बस वो कर रही थी, बस जोर से बोल नहीं रही थी। मंजय जो अपना हाथ को आगे बढ़ाता है, उसके मुख में सटाता है पानी का गिलास जो लेके। मंजय दिव्या को देख रहा है, दिव्या है जो मंजय को देख रही है, और दिव्या जो है जो धीरे धीरे पानी को पी रही होती है। पूरी गिलास वो पानी पी जाती है, थोड़ा सा उसका मन जो है वो शांत होता है। मंजय कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे कल वैसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत डर गया था। दिव्या कुछ नहीं बोलती है, उसके चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान आता है और मुस्कान के साथ ही दो चार बूंद जो आंसू है उसके आँख से फिर टपक जाता है। तो मंजय अपने हाथों से उसके आंसू को पोंछता है। थोड़ा देर उसको शांत करके मंजय जो बाहर निकलता है, फिर अपने काम पे लग जाता है। दिव्या फिर से जब वहाँ काम कर रहा होता है, वहाँ दिव्या जाती है। जब वो साफ़ सफाई कर रहा होता है तो पीछे से खड़ी है। तो मंजय कहता है कि प्लीज़ आप खाना खा लो। दिव्या जाती है और फिर खाना निकालती है और अपनी सहेली के साथ बैठ के खाती है, और एक जो निवाला है वो ला के मंजय को खिला देती है। फिर थोड़ी देर में दिव्या के जो माता पिता है वो आ जाते हैं। काम 2 दिन का और था, 2 दिन का काम बस उसी प्रकार से होता है। मंजय काम कर रहा होता है, दिव्या देखती रही होती है। चूँकि दिव्या बहुत ज़्यादा खुश थी। काम ख़त्म होता है, मंजय फिर से अपना पुराना जो काम है, इसी सेठ जी का काम था, घर में जो टाइल पत्थर का काम था, वो ठेकेदार के पास चला जाता है, वहाँ काम करने लगता है।
क्योंकि जब मंजय यहाँ से जा रहा होता है तो दिव्या है जो अपना ही सिम लगा के एक सिंपल सेट मोबाइल मंजय को दे दी थी। तो ये काम से जब भी मंजय को फुर्सत होता था तो दिव्या को कॉल कर लेता था या दिव्या भी कॉल कर लेती थी। दिव्या तो हमेशा कॉल करती रहती थी, लेकिन मंजय तभी बात करता था जब इसको फुर्सत होता था। दिव्या कई बार कहती थी कि मैं तुमको इतनी बार कॉल करती हूँ, तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो मंजय कहता है कि मैं अपने काम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जिस बात का पैसा मिलता है मुझे वो काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। दिव्या कई बार ये बात कहती भी है कि कोई दूसरा का काम नहीं है, तुम्हारे ससुर का काम है, अपना काम है, तुम ढील भी दे सकते हो इसमें। मंजय कहता है कि नहीं, ये मेरे ससुर का काम नहीं है या तुम्हारे पापा का काम नहीं है, ये मेरे ठेकेदार का काम है। उसे मुझ पर भरोसा है और मैं पैसा लेता हूँ तो काम करने का मैं पैसा लेता हूँ। मंजय जब वहाँ काम कर ही रहा होता है तो एक दिन मंजय का जो तारीफ़ है दिव्या के जो पापा जो सेठ जी हैं वो घर में करते हैं कि लड़का बहुत ईमानदार है। तो दिव्या बोल देती है कि पापा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो काम करने वाला लगता है, किसी मजबूरी में वो काम कर रहा है, बहुत ईमानदार है। क्योंकि यहाँ भी जो रहा वो तो उसका जो स्वभाव था बहुत मुझे अच्छा लगा। ऐसा लड़का आजकल बहुत कम मिलता है। तो सेठ जी कहते हैं कि ऐसा मुझे भी लगता है कि वो किसी मजबूरी में काम कर रहा है। ऐसे मैं जाऊंगा, कल जाऊंगा तो मैं उससे चर्चा करूंगा इस बात पे कि भाई क्या उसका बैक हिस्ट्री क्या है, अभी तक मैंने पूछा नहीं है उससे। सेठ जी कल होके जाते हैं और उससे पूरा कहानी पूछते हैं। तो सच्चा जो उसका बात था वो पूरा बता देता है कि सेठ जी ऐसा ऐसा बात है, मेरा इच्छा तो था कि मैं पढ़ूं, डॉक्टरी की तैयारी करूं, बहन की शादी करनी है, तो अब कोई एक ही काम कर सकते हैं क्योंकि पढ़ाई में खर्चा होगा तो फिर मेरे पिताजी उतना पैसा का बंदोबस्त कर नहीं सकते हैं। सेठ जी पूछते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी में कितना खर्च होगा। मंजय कहता है कि कितना भी कम करूंगा तो 3 लाख से कम में तो संभव नहीं है सेठ जी। सेठ जी कहते हैं कि मैं तुमको 3 लाख रुपया देता हूँ, जाओ तुम अपनी बहन की शादी करो, लेकिन तुम पढ़ाई करो, ये काम मत करो। अगर तुमको पढ़ने पर रुचि है तो तुम पढ़ो, जब भी तुम्हारे पास पैसा होगा तुम लौटा देना। कोई दबाव नहीं है कि तुमको कब तक लौटाना है, जब तक तुमको पैसा होगा तब तुम लौटाना। क्योंकि सेठ जी को दिव्या जो इस प्रकार से माइंड वॉश की थी, ऐसे भी सेठ जी जो थे वो दयालु किस्म के आदमी थे, धार्मिक आदमी थे। तो वो पैसा दे देते हैं, मंजय जो है वो पैसा लेके अपना घर चला आता है, अपने पिता को पैसा दे देता है। अब मंजय के जो पिता हैं वो शादी के लिए लड़के देखने लगते हैं। मंजय इधर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, क्योंकि फ़ोन से बात करता था। लेकिन इस बार जब मंजय आया था तो वो दिव्या जो है वो बड़ा सा एक एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है वो दे दी थी कि उसमें व्हाट्सएप पे चैटिंग भी हो जाएगा और फिर वीडियो कॉल बात भी हो जाएगा। जब 2-3 महीना मंजय यहाँ रह जाता है तो दिव्या वहाँ बेचैन होने लगती है कि तुमको दिल्ली आना होगा, अगर पढ़ना है तो तुम दिल्ली ही आओ। मंजय कहता है कि दिल्ली में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं है कि मैं दिल्ली में आके पढ़ाई करूँ। दिव्या कहती है कि कितना खर्च होगा दिल्ली में, तुम अगर रहते हो तो कम से कम कितना खर्च होगा। तो मंजय कहता है कि अगर मैं कितना भी कम खर्च करूँगा तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपया महीना तो खर्च होगा ही, इससे कम में संभव नहीं है। और एक एडमिशन लेने के लिए मोटे तौर पर लगभग 50-60 हज़ार रुपया चाहिए। तो दिव्या कहती है कि तुम दिल्ली आओ, जो भी पैसा का इंतज़ाम होगा मैं करूँगी। पहले मंजय थोड़ा समझाता है, लेकिन दिव्या पूरा अजीज हो जाती है, रोने लगती है। तो मंजय दिल्ली जाने की तैयारी करता है और फिर दिल्ली चला जाता है। क्योंकि दिव्या का जो पैकेट खर्चा था वो महीने का लगभग 8-9 हज़ार रुपया था। दिव्या क्या करती है कि अपना जो टोटल जो पैकेट खर्चा है उसको जीरो कर लेती है। किसी प्रकार का जो इसका शौक़ होता है उसको ख़त्म कर लेती है। और सब जो इसकी सहेली थी वो भी ताजुब होती है इसको देख के कि कितनी बदल गई है, कितनी सिंपल रहने लगी है। ना कोई पार्टी, ना कोई होटल में जाना, ऐसे जो लंच में जाते थे ऐसे कुछ खाते पीते रहना, कोई महंगा सामान नहीं खरीदना, घूमना नहीं फिरना नहीं, बस पढ़ना है और फिर घर आना है। मंजय जो है दिल्ली में जाके नीट के लिए क्लास ज्वाइन करता है और इतना मेहनत करता है कि अगले साल ही जो एग्ज़ाम आने वाला था उसमें
क्वालिफाई हो जाता है नीट में। इस बात का जानकारी वो सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी को देता है। सेठ जी बहुत खुश होते हैं। अब सेठ जी को इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व था कि भाई मेरे कारण एक जो लड़का है जो कहीं काम कर रहा होता, आज वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, डॉक्टर बनेगा। सेठ जी को बहुत फ़ख्र होता है। सेठ जी अपने कई दोस्तों को इस बात का जानकारी देते हैं कि ऐसा भी काम कभी कभी कर लेना चाहिए। पैसा अगर मेरे पास रहता तो पड़ा रहता, मैंने इसको दे दिया तो ये यहाँ बन गया, आज न कल ये पैसा लौटा ही देगा। ये जो लड़का है मंजय है, ये जब एडमिशन के लिए जाता है तब सेठ जी को ही लेके जाता है। सेठ जी को ही अपना गार्जियन मानता है और इसलिए नहीं मानता है कि क्योंकि ये दिव्या के पिता थे, बल्कि इसलिए मानता था क्योंकि इसको पता था कि सेठ जी ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे ऊपर कितना विश्वास किया है। जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो मंजय जो है यही कहता है कि सेठ जी मेरे पिता समान ही हैं, आप समझिए कि मेरे पिता ही हैं। सेठ जी को इस बात से बहुत प्रसन्नता होता है। सेठ जी अपने कई दोस्तों के साथ ही चर्चा भी करते हैं, मंजय से मिलने भी जाते हैं कई अपने दोस्तों के साथ। जब मंजय का जो क्लास है वो 2 साल ख़त्म हो जाता है, MBBS का 2 साल बचा हुआ होता है। दिव्या अब थोड़ा ये कर रही थी कि अब शादी कर लेनी चाहिए। तो दिव्या अपनी सहेली से कहती है कि आप इस बात का जिक्र जो है आप पापा से करो। सेठ जी के पास जाती है और कहती है कि अंकल जी, मेरे समझ में वो जो लड़का था मंजय जो अभी MBBS कर रहा है, वो दिव्या के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको भी बहुत मानता है और आपको भी वो लड़का देखा हुआ है, बहुत स्वभावशील लड़का है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हमने अपनी बेटी की शादी भी की है। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो बात ऐसा है कि वो मुझे इतना इज्जत करता है, लड़का मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे इतना इज्जत करता है कि अगर मैं उसको एक बार ये बात कह दूंगा तो मना नहीं करेगा। लेकिन ये ठीक नहीं होगा कि वो यह ना सोच ले कि शायद सेठ जी मेरे ऊपर एहसान किए हैं तो उसके बदले ये मांग रहे हैं। इसकी जो सहेली है ये बात कहती है दिव्या को। दिव्या भी बहुत खुश होती है क्योंकि इसको ये कन्फर्मेशन मिल जाता है कि मेरे पापा इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं। अब क्या होता है कि ये जो दिव्या है अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि ऐसा ऐसा बात है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। दिव्या की जो माँ है वो सेठ जी को ये बात कहती है। सेठ जी को जब ये बात पता चलता है तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि लड़का ही था, मंजय था ही उसी प्रकार का, उसी स्वभाव का वो लड़का था। सेठ जी है वो एक दिन मंजय को कॉल करते हैं और इस बात का जानकारी देते हैं कि मुझे तुम्हारे और दिव्या के बारे में जानकारी मिला है। चूँकि मंजय थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है, मंजय थोड़ा माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने गलती किया है। सेठ जी कहते हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, तुम घर चले आओ। अब क्या होता है कि मंजय घर चला आता है और फिर दोनों के बीच में जो सेठ जी हैं रिश्ता तय कर देते हैं, एक पार्टी देते हैं, फिर मंजय के माता पिता को भी बुलाते हैं, फिर सभी लोग बैठ कर रिश्ते फाइनल करते हैं और फिर एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मंजय और दिव्या का जो लव स्टोरी है आपको कैसा लगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।